आज का मेरा जो टॉपिक है वो गर्भिणी स्त्रियों में क्या आहार विहार लेना चाहिए, क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, कौन सा डाइट लेना चाहिए, क्या रूटीन रखना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे माता बहनों को ये कंफ्यूजन रहता है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। और प्रेगनेंसी रहने के बाद में काफी सारे प्रॉब्लम्स भी शुरू हो जाते हैं, एसिडिटी बढ़ जाती है, उल्टियाँ शुरू हो जाती है। तो उस कंडीशन में क्या क्या करना चाहिए, इसका सारा आयुर्वेद में विस्तृत वर्णन दिया है। आयुर्वेद के जो आद्य ग्रंथ है, अष्टांग हृदय, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, ये सारे ग्रंथों में शारीर स्थान करके एक स्पेशल जो स्थान, मतलब उसमें कुछ 8-10 अध्यायों को मिलकर उसको एक स्थान बोला जाता है। तो उसमें जितना कुछ गर्भ का विकास, गर्भिणी को होने वाले रोग, उनका निवारण, अच्छी तरह से डिलीवरी कैसे हो, उसके उपाय, वो सारा डिटेल में दिया है। तो ये सारा उसको हमने एक कस्टमाइज करके हमने हमारे पेशेंट के लिए एक पेपर बनाया है। तो उसमें कुछ हमने एक 15-16 पॉइंट्स निकाले हैं कि जो सभी गर्भिणी स्त्रियों को बहुत ही ज्यादा फायदा करने वाले हैं। तो आज हम उसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। आप सभी मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ। हाँ, मेरी आवाज आ रही है सबको? आ रही है। हाँ, थोड़ा आज हमारे यहाँ पर सुबह से लाइट गई है साईनगर में। तो आप मुझे थोड़ा देख नहीं पा रहे होंगे ठीक से। हेलो। हाँ, देख पा रहे हैं। हाँ, कर पा रहे हैं। हाँ, देख पा रहे हैं। थोड़ा ब्लर ब्लर दिख रहा होगा आपको, थोड़ा अंधेरे जैसा। कोई बात नहीं। तो सबसे महत्वपूर्ण जो है, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कैसा आहार विहार रहना चाहिए। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि शीरे पदार्थ, मतलब जिसको बासी पदार्थ बोला जाता है हिंदी में, मराठी में उसको शीरे पदार्थ बोलते हैं इसको। जब से फ्रिज आया है हमारे देश के अंदर, तो फ्रिज आने के बाद में शीरे पदार्थ खाने का प्रमाण बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ऐसा हम देखते हैं। क्योंकि कोई भी चीज आती है तो वो पहले हम फ्रिज में रख देते हैं, कोई चीज बच जाती है तो उसको फ्रिज में रख देते हैं। तो ये गर्भिणी के लिए जो बासी पदार्थ रहते हैं वो बहुत ज्यादा डेंजरस रहता है। वो खाने से क्या होगा कि अन्न का विदाह हो जाता है, ज्यादा एसिड तैयार हो जाएगा, अपचन हो जाएगा। और उसमें से जो फिर अनडाइजेस्टेड फूड में से जो खून तैयार होगा वो बच्चे तक पहुंचेगा, तो उसको भी उस चीजों से तकलीफ होना शुरू हो जाती है। तो इसके वजह से सबसे पहले तो बासी पदार्थ जो है उसमें चावल हो गए, उसको छोक लगाए हुए, रोटी हो गई, कढ़ी हो गई, आमटी, फ्रीज में रखे हुए जितने भी पदार्थ है वो हमको अवॉइड करना चाहिए। बाद में बहुत से लेडीज लोगों को बेकरी के पदार्थ खाने की आदत रहती है। जैसे सुबह होती है तो चाय के साथ में ब्रेड, बिस्किट या फिर जो भी बेकरी के पदार्थ, खारी वगैरह खाने की आदत रहती है, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि वो जो पदार्थ जो बनते हैं तो वो एक तो मैदे से बनते हैं। और मैदा, हम सभी को पता है कि हमारे हाथों के लिए मैदा कितना डेंजरस रहता है। और दूसरी बात, जब उसको ब्रेड को फुलाने के लिए, बिस्किट को बनाने के लिए उसको पहले तो उसको, मतलब जो प्रक्रिया होती है, तो वो प्रक्रिया के अंदर वो सड़न पैदा कर की जाती है उसके अंदर। वो सड़न पैदा करने वाले पदार्थ उसमें ऐड करके वो बनते हैं। तो उसके वजह से अपने शरीर के अंदर जो अ, विपरीत जो टॉक्सिन्स है वो तैयार होने की चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। उससे हमारा डाइजेशन भी खराब होता है। हम देखते हैं कि मैदा खाने वाले लोगों को आजकल बहुत सारी बीमारियां देखने में आ रही है। तो उसकी वजह से जो बेकरी के जो पदार्थ है वो हमको अवॉइड करना चाहिए, ऐसा हम बोलते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आंबोलेले पदार्थ। अब आंबोलेले पदार्थ किसको बोलेंगे कि जो जो भी हमारे खाने के पदार्थ है उसके अंदर जो दही डालकर हम बनाते हैं, जैसे इडली हो गया, डोसा हो गया, या फिर ढोकले जैसे पदार्थ है जिसमें दही डालकर वो दूसरे या तीसरे दिन बनाया जाता है। उसके वजह से क्या होता है, उसमें अम्लता निर्माण हो जाती है। आंबोलीले पदार्थ खाने की वजह से ऑलरेडी उस गर्भिणी को
नौसिया हो रहा है, मतलब जी मचला रहा है, उल्टी हो रही है, डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, पेट फूला हुआ है, ऐसे कंडीशन में अगर ये आम्बोलेले पदार्थ खाने में आते हैं तो उससे और एसिडिटी बढ़ने की चांसेस रहते हैं, और ज्यादा उससे उल्टियाँ वगैरह होने की चांसेस रहते हैं। तो उसके वजह से ये जो आम्बोलेले पदार्थ है ये हमको अवॉइड करना चाहिए। फिर हम आयुर्वेद में बोलते हैं कि दही खाना जो है उसको गर्भिणी ने अवॉइड करना चाहिए। लोणचे यानी सब जितने भी अचार के प्रकार है सारे लेडीज लोगों को बहुत ज्यादा पसंद रहते हैं, उसको अवॉइड करना चाहिए। इडली डोसा मैंने पहले बता दिया। बेकरी के पदार्थ में जो केक, सैंडविच, पिज्जा और बर्गर ये रह गया था, जो आज का जो काल है जिसको हम मॉडर्न युग बोलते हैं, तो इस जमाने का जो फेवरेट फूड माना जाता है बर्गर, पिज्जा, ये भी सारा इसमें गर्भिणी में अवॉइड करना चाहिए। फिर है उसमें कि स्नान करने के पहले नाश्ता, जेवण अवॉइड करना है। मतलब अ, कुछ लोगों को ऐसी आदत रहती है कि खाना खा लिया या फिर नाश्ता कर लिया और तुरंत वो नहाने को चले जाते हैं। तो आयुर्वेद में इसका निषेध किया गया है। हमको जो भी खाना है वो नहाने के बाद में खाना है। और अगर ऐसी कंडीशन आती है कि हमको नहाने के पहले खाना है तो थोड़ा सा उसको थोड़ा प्रमाण में खाना चाहिए। क्योंकि नहाने के बाद में जो कुछ भी शरीर के अंदर चेंजेस होते हैं वो अगर हमारे पेट में पहले अगर खाना चला गया उसके बाद अगर हमने नहाया तो वो विपरीत परिणाम हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर आता है। इसलिए आयुर्वेद में ऐसा बोला जाता है कि नहाने के पहले नाश्ता या सेवन नहीं करना चाहिए। नहा लो, बाद में आपको जो खाना है वो आप खा सकते हैं। उसी तरह व्यायाम का भी है। बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि खाना खा लेंगे फिर उसके बाद में व्यायाम करेंगे, नाश्ता कर लेंगे फिर उसके बाद में व्यायाम करेंगे। तो आयुर्वेद में खाने के बाद में व्यायाम करना ये गलत बोला गया है, मतलब निषिद्ध बोला गया है। क्योंकि खाने के बाद में जो रहते हैं दोष हमारे आमाशय की तरफ आते हैं, इंटेस्टाइन की तरफ आते हैं। वो डाइजेशन में मदद करते हैं। लेकिन हम जब व्यायाम करते हैं तो वो जो दोष रहते हैं वो शाखागत हो जाते हैं। और वो शाखागत होने के बाद में फिर हमारे को, हमारी तबीयत को वो खराब करते हैं। हमारा पूरा ट्रीटमेंट ही ऐसा है कि शाखा से दोष कोष्ठ में आने चाहिए और कोष्ठ में आने के बाद में वो बाहर निकलने चाहिए। तो ये पूरा ट्रीटमेंट रहता है। तो वो अगर खाने के बाद में अगर व्यायाम करते हैं तो वो सारा मतलब उल्टा पुल्टा हो जाता है, उससे तबीयत खराब होने की चांसेस रहते हैं। तो खाने के बाद में कभी भी व्यायाम नहीं करना चाहिए। कोई भी आपको घूमना है, व्यायाम करना है तो वो खाली पेट करना चाहिए, ये बात सभी ने ध्यान में रखनी चाहिए। फिर इसमें बोला गया है की प्रेग्नन्सी में भूखेपेक्षा दोन घास जास्त खायचे। म्हणजे जितनी हमारी भूख है, जितना हम रोज खाना खाते हैं उससे हमको दो दो निवाले ज्यादा खाने हैं। अब इसका कारण क्या है? क्योंकि हमारे पेट में जो बच्चा है, जो भ्रूण है, उसकी वाढ़ हो रही है, रोज वो बढ़ता जा रहा है, तो उसको अच्छी तरह से पोषण मिलना चाहिए, उसका प्रॉपरली ग्रोथ होना चाहिए, उसको कुछ कमी नहीं होनी चाहिए। इसलिए बोला गया है कि दो घास अपने को ज्यादा खाना है। तो ये बात एक इम्पोर्टेंट है। बाद में फल कौन से खाना है इसमें तो कौन से अवॉइड करना है वो मैं पहले आपको बता दूंगा। जो पपई रहती है जिसको पपीता बोलते हैं हम लोग, बाद में अनानास नाम का पाइनएप्पल जो फ्रूट है, गाजर, ये तीन तीन जो फ्रूट्स है इसको हमने अवॉइड करना चाहिए। अब इसका क्या रीजन है, इसको क्यों अवॉइड करेंगे? तो ये जो तीनों की तीनों फल है ये उष्ण प्रकृति के रहते हैं, गर्म रहते हैं। और ये गर्मी के वजह से जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर रहता है, मतलब प्रथम तृतीय मास का जो काल रहता है जिसमें गर्भ जो है वो उसका अच्छी तरह से ग्रोथ, मतलब वो पक्का होने का रहता है उस टाइम पे। तो ऐसे समय पे अगर गर्म चीजें ज्यादा खाने में आ गई तो फिर वो एबॉर्शन या फिर मिसकैरेज होने के चांसेस रहते हैं। उस कारण से ये जो चीजें हैं ये हमको गर्भिणी में अवॉइड करना चाहिए, ऐसा आयुर्वेद बोलता है। फिर है भीतीदायक मालिका, चित्रपट बघणे, भीतीदायक स्टोरी आणि पुस्तक वाचू नये। तो जो डरावने सीरियल्स रहते हैं, डरावने मूवीज रहते हैं, ये किसी किसी को देखने की बहुत
आदत रहती है। फिर किसी किसी को डर वाली जो मैगजीन्स रहती है वो पढ़ने की आदत रहती है, बुक्स पढ़ने की आदत रहती है। तो ये सब उस कंडीशन में हमने प्रेगनेंसी में अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि हम जो भी पढ़ेंगे, जो भी देखेंगे, जो भी सुनेंगे, वो सारा उसका जो परिणाम है वो हमारे होने वाले बच्चे पर होने वाला है। तो इस वजह से हमको ऐसे प्रेगनेंसी के वक्त ऐसी ही चीजें हमको देखना है, सुनना है और पढ़ना है कि जिसका हमारे होने वाले बच्चे पर सकारात्मक परिणाम हो। हम अगर डरावनी मालिकाएं, चित्रपट या किताबें पढ़ेंगे तो वो जो इम्पैक्ट हमारे मन पर होगा, तो उसका विपरीत परिणाम हमारे बच्चे के माइंड पर भी हो सकता है। ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए और इन चीजों को हमने अवॉइड करना चाहिए। फिर है कि रोज घूमने के लिए जाना अच्छा है। खाने के बाद में शतपावली करनी चाहिए। अब खाने के बाद में घूमना चाहिए, ये आजकल बहुत मतलब हम देखते हैं कि बड़े बड़े सिटीज में ये फैशन बन चुका है कि खाना जैसे हो गया कि लोग 2-2 4-4 किलोमीटर घूमने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन ये सही है कि गलत है, इसके बारे में कोई सोचता नहीं है। उनको वक्त मिलता नहीं है, या फिर वो खाली पेट घूम नहीं सकते। तो फिर वो क्या करते हैं कि खाना खाने के बाद में बहुत ज्यादा घूमना शुरू करते हैं। तो ये आयुर्वेद के हिसाब से ये गलत बात है। खाने के बाद में सिर्फ और सिर्फ शतपावली करने के लिए बोला है। उसके पीछे बहुत बड़ा उनका व्यू था, बहुत बड़ा उनका लॉजिक था। उनका ऐसा बोलना था कि घूमना या फिर कोई भी हम पैदल घूमते हैं तो ये एक व्यायाम कैटेगरी में आता है। और मैंने अभी आपको बताया कि व्यायाम करना जो है वो खाने के बाद में हमको अवॉइड करना है। और हम अगर 2-2 4-4 5-5 किलोमीटर खाने के बाद में अगर घूमने को जाते हैं तो वो एक प्रकार का व्यायाम हो जाता है। उसके वजह से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर विपरीत परिणाम होता है। और इस वजह से आयुर्वेद में बुलाया गया है कि ओनली शतपावली करना है, मतलब 100 100 कदम हमको चलना है खाने के बाद में, ज्यादा से ज्यादा। अब अगर 100 कदम हम चलते हैं और उसको अगर काउंट करेंगे तो मुश्किल से वो आधा किलोमीटर वगैरह हो जाएगा, उतना भी नहीं होगा शायद से। तो इस बातों को गर्भिणियों ने ध्यान रखना चाहिए। फिर उसके बाद है रेड कलर के जो कपड़े और बेडशीट पहनना, उसको गर्भिणियों ने अवॉइड करना चाहिए। इसके पीछे ऐसा कारण है कि जो लाल कलर रहता है वो लाल कलर कभी कभी जो विपरीत आत्माएं रहती है, जो ब्रह्मांड में हम देखते हैं कि अच्छी भी चीजें हैं और बुरी भी चीजें हैं, ग्रह भी है। और आयुर्वेद में ग्रह चिकित्सा करके एक चैप्टर भी आया है। तो जो विपरीत चीजें हैं उसको लाल कलर के कपड़े बोलो या लाल कलर की चीजें बोलो, वो अट्रैक्ट करती है। तो उस वजह से लाल कलर के कपड़े गर्भिणी ने पहनना अवॉइड करना चाहिए, ऐसा हमारे गुरुजी ने बोला है। फिर रोज हमको काले कलर का जो मुनक्का रहता है, मुनक्का सबको पता है, काले कलर का और पीले कलर का आता है। तो उसमें जो काले कलर का जो मुनक्का है उसके बहुत ज्यादा आयुर्वेदिक गुण रहते हैं। तो दोनों खाने के बाद में 20-20 काला मुनक्का उनको चबा चबा कर खाना है। अब ये किस लिए बोला गया है? तो एक तो काला मुनक्का जो है वो मृदु विरेचक बोला गया। मृदु विरेचक का मतलब होता है कि वो अ, थोड़ा सा माइल्ड माइल्ड लैक्सेटिव या फिर माइल्ड पेट साफ करने वाला होता है। और ऐसा देखा जाता है कि गर्भिणी को थोड़ा सा कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो वो कॉन्स्टिपेशन में भी मदद करेगा। और जो खून की कमी आ जाती है प्रेगनेंसी में, बाहर से हम लोग देखते हैं कि फोलिक एसिड और आयरन की गोली एलोपैथी के लोग दे देते हैं। हम भी ताप्याडिलो वगैरह जैसी मेडिसिन देते हैं खून को बढ़ाने के लिए, खून कम ना हो इसके लिए। तो वो उसको नेचुरल तरीके से बढ़ाने में काला नमक का मदद करता है। तो इसके वजह से गर्भिणी ने दोनों खाने के बाद में 20-25 काले नमक के अच्छे से धोकर उसको चबा चबा कर खाना है। फिर कौन कौन से फल हम खा सकते हैं प्रेगनेंसी में, वो भी एक इम्पोर्टेंट बात हो जाती है। कौन से फल हमारे लिए फायदेमंद है? तो उसमें आयुर्वेद में सबसे बढ़िया जो फल बताया गया है वो तो मैंने जितना भी देखा है, मेरा एक्सपीरियंस पढ़ा है, तो दाड़िंब का बहुत ज्यादा उल्लेख है। मतलब जो अनार जो फल है वो
बहुत ज्यादा, बहुत ही डिसीजेस में उन्होंने दिया है। शरीर को बल बढ़ाने में भी काम में आता है, खून बढ़ाने में भी काम में आता है। जिनको डाइजेशन का प्रॉब्लम रहता है उनके लिए भी बहुत अच्छा है। एसिडिटी को कम कम करता है। और जिनको जी मचलाट या फिर मड़मड़ जिसको बोलते हैं ज्यादा होती है, वो उसको भी कम करता है दाड़िम्ब। तो दाड़िम्ब सबसे ज्यादा खाना चाहिए। फिर हम अंगूर खा सकते हैं, सफरचंद खा सकते हैं, मौसम्बी खा सकते हैं, संतरा खा सकते हैं। अ, आम भी हम खा सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा सजेस्ट करूंगा कि 3 महीने कंप्लीट होने तक आम को भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा गर्म पड़ता है। खजूर खा सकते हैं, अंजीर खा सकते हैं। ये फल हम खा सकते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। फिर मसालेदार और नॉन वेजिटेरियन कुछ लोग रहते हैं हमारे, तो गायत्री परिवार में शायद ही ऐसा कोई होगा, मुझे नहीं लगता कोई नॉन वेजिटेरियन होगा, लेकिन बहुत से लोग नॉन वेजिटेरियन का सेवन करते हैं हमारे भारत के अंदर। और मसाले का भी बहुत ज्यादा सेवन करते हैं। तो प्रेगनेंसी के दौरान मसाले और ये सारा जो नॉन वेजिटेरियन पदार्थ है, इनसे दूर रहना चाहिए। उसका विपरीत परिणाम हमारे शरीर पर आता है, हमारे बच्चे पर आता है। और उससे एसिडिटी भी बढ़ती है। और उससे बहुत सारा डाइजेस्टिव सिस्टम पर प्रेशर भी आ जाता है, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। अति श्रम मतलब बहुत ज्यादा प्रमाण में काम करना, वजनदार वस्तु को उठाना, जैसे बाल्टियां रहती है बहुत हेवी रहती है, तो उसको उठाएंगे तो कभी कभी मिसकैरेज या फिर गर्भपात होने के चांसेस रहते हैं, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। रोज की जो जो हमारे घर के जो काम है, जैसे खाना बनाना है, जो रूटीन जो काम है, हमारी तबीयत अच्छी रही तो हम उसको कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बाद में बहुत से लेडीज लोगों को दिन में सोने की और रात को जागरण करने की आदत रहती है। तो ये जो भी दिन में सोना और रात को जागरण करना, ये हमारे लिए बहुत हानिकारक है। आयुर्वेद के अंदर ऐसा है कि सिर्फ अप्रैल और मई महीने में, इस 2 महीने में सबसे ज्यादा बाहर टेम्परेचर रहता है, बहुत ज्यादा धूप रहती है। तो आचार्यों ने सिर्फ अप्रैल और मई महीने में आपको दिन में सोने के लिए परमिशन दी है। बाकी सारे ऋतुओं में उनका बोलना है कि आपको दिन में सोना अवॉइड करना चाहिए। उसका कारण ऐसा है कि दिन में सोने से कफ और पित्त बढ़ जाता है। और हम देखते हैं कि बहुत से लोग बताते हैं कि डॉक्टर साहब, दिन में सोने के बाद में हमारी एसिडिटी बढ़ जाती है। तो बढ़ेगी, क्योंकि दिन में सोने के बाद में कफ और पित्त बढ़ जाता है शरीर के अंदर। तो दिन में सोना गर्भिणियों ने अवॉइड करना चाहिए। अब रात्रि जागरण से क्या होता है? रात्रि जागरण तो आयुर्वेद में अष्टमहादोष पर भावों में आया है, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। उसमें वात और पित्त को बढ़ाता है। जैसे दिन में सोते हैं तो कफ और पित्त को बढ़ाता है, और रात को जागरण करते हैं तो वात और पित्त को वो बढ़ा देता है, रात्रि जागरण। तो ये दोनों हमारे लिए हानिकारक है। फिर सकारात्मक विचार हमको रखना है। पॉजिटिव जितना रहेंगे, जितना सकारात्मक विचार रखेंगे, उतना हमारे होने वाले बच्चे पर उसका अच्छा परिणाम आता है। और कोई अगर माता कंटिन्यू नकारात्मक विचार करती है या फिर निगेटिव चिंतन करती है, डर में रहती है, भय में रहती है, तो वही परिणाम वो बच्चे पर होता है। ऐसा देखा जाता है कि जो माताएं एकदम पॉजिटिव रहती है, सकारात्मक रहती है, उनके बच्चे भी आगे जाकर उसी तरह के पैदा होते हैं। और जो लोग निगेटिव रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, चिंता में रहते हैं, डर में रहते हैं, भय भय में रहते हैं, तो जब बच्चे होते हैं तो उनमें भी वो सारी क्वालिटीज ट्रांसमिट होती है। तो किसी को ऐसा नहीं लगेगा कि हमारे बच्चे में ऐसी क्वालिटीज आनी चाहिए। तो उस वजह से हमेशा हमको सकारात्मक रहना चाहिए। फिर उसमें है, पैर पे पैर रख के नहीं बैठना है। अ, उकिड़वे यानी जैसे इंडियन इंडियन जो टॉयलेट रहता है उसमें जैसे हम बैठते हैं उस टाइप से नहीं बैठना है, उससे प्रेशर आ सकता है। और सामने झुक के जो भी काम करते हैं हम लोग, जैसे झाड़ू लगाना है या फिर सामने झुक के जो भी काम है, पेट के बल, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। उससे हमारे गर्भ के ऊपर प्रेशर आ सकता है, और कभी कभी एबॉर्शन या फिर मिसकैरेज होने के चांसेस उससे बढ़ जाते हैं। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, वो बोला गया है कि पूरे शरीर को तेल लगाना। अब आजकल ऐसा है कि तेल लगाना ओल्ड फैशन टाइप हो गया है, लेकिन अ, लोगों को लगता है कि क्या होगा इससे, तेल लगाने से क्या फायदा होगा इससे, ये तो बहुत ही हल्की चीज है।
लेकिन ऐसा नहीं है। तेल लगाने से अपने शरीर के अंदर जो भी वात बढ़ता है वो कंट्रोल में रहता है। और ऐसा देखा जाता है कि पहले महीने से लेके तो 90 महीने तक शरीर में वात दोष की वृद्धि होती जाती है, क्योंकि गर्भाशय की साइज बड़ी होती है, बच्चा बच्चे की साइज बड़ी होती है, उसकी वजह से किसी किसी की माताओं की कमर दुखना शुरू हो जाती है, किसी किसी का पैर दुखना शुरू हो जाता है। पोस्चर के वजह से कमर दुखना बहुत सी माताओं की शुरू हो जाती है। तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स है ये वात की वजह से चालू होते हैं। और उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए अगर हम रोज शरीर को तेल लगाते हैं, हम तो ऐसा भी बोलते हैं कि आप प्रेगनेंसी होने तक अगर 8 दिन में एक बार बस्ती लेते हैं, बस्ती मतलब एक आयुर्वेद का पंचकर्म का चिकित्सा है, उसमें एक 30 से 50 ml ऑयल को हमारे लेटरिन मार्ग से अंदर छोड़ा जाता है। तो वो अगर वो माता पहले महीने से लेके तो 8वें महीने तक करती है तो एकदम डिलीवरी नॉर्मल होने के चांसेस है, क्योंकि वात इतना कंट्रोल में आ जाता है, इतना कम हो जाता है कि डिलीवरी के पेन भी उससे कंट्रोल में रहेंगे और नॉर्मल डिलीवरी होने में भी वो मदद करता है। तो शरीर को तेल लगाना चाहिए, रोज तेल की मालिश करेंगे तो शरीर अच्छा रहेगा, बच्चे की भी ग्रोथ अच्छी होगी, माताओं बहनों को कमर दुखना घुटने दुखना वात के प्रॉब्लम होंगे नहीं, और इससे भी प्रेगनेंसी नॉर्मल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उनको शरीर को तेल लगाना बहुत जरूरी है।